नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेव शर्मा बोल रहा हूँ। शोध प्रकल्प छत्तीसगढ़ मित्र, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और हिंदी विभाग कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका स्वागत करता हूँ। आज वेबिनार पर हम इस संगोष्ठी का उद्घाटन कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, जो उद्घाटन वक्तव्य देंगे। प्रोफेसर वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार के अध्यक्ष और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे साहित्य अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं। वे एक सुविख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं और हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी सभी विषयों में लगातार संवाद कर रहे हैं। तो आज इस वेबिनार का उद्घाटन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी। आज इस अवसर पर हमारे अन्य अतिथिगण भी मौजूद हैं, खासकर विशेष अतिथिगण, और उनका भी वक्तव्य हम सुनेंगे। तो आइए, मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी से उद्घाटन वक्तव्य के लिए। नमस्कार। साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय, इस विषय पर शोध प्रकल्प द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन समारोह की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी, विद्वान वक्तागण एवं प्रतिभागी साथियों, हम सब ये जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक गुणों एवं विशिष्ट कौशल युक्त योग्य जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, और शिक्षण संस्थाओं का कार्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारे देश में शिक्षा की परंपरागत पद्धति रही है। उस परंपरागत शिक्षा पद्धति में नए सोचने, प्रश्न पूछने और प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहन मिलता था। कैसे सीखना है, शिक्षक यह पढ़ाते थे। जीवन कैसे जीना है, इसे अपने आचरण से सिखाते थे। और आज भी हम यह महसूस करते हैं कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है। आज के संदर्भ में हमें तकनीकी जो सुविधाएं आ रही हैं उसको अपनाना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई हैं। विश्वविद्यालयों ने भी अपने अपने स्तर पर शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध की हैं और शिक्षण संस्थाओं का यह प्रयास चल रहा है कि इन सामग्रियों का सदुपयोग विद्यार्थी अपने ज्ञान के लिए करें। आवश्यकता इस बात की है कि ये तकनीक जन जन तक पहुंचे, सर्वसुलभ हो और इसका सदुपयोग सही ढंग से कर सकें। नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की जड़ों से जुड़कर भारतीय मूल्यों पर आधारित जीवन जीने का लक्ष्य रखने वाली पीढ़ी तैयार होगी। इससे आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक और परंपरा के बीच समन्वय स्थापित हो और शिक्षण संस्थाएं भारतीय परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती रहें। अपनी संवेदनाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति को सुंदर तरीके से व्यक्त करने का साधन है साहित्य। साहित्य
जीवन को सरस बनाता है, अच्छे जीवन की राह दिखाता है, समाज से जुड़ने में मदद करता है, लोगों को समझने, उनके सुख दुख में भागीदार बनने का अवसर देता है। आधुनिक तकनीक ने साहित्य को जन जन तक पहुंचाया है, साहित्य सृजन में वृद्धि हुई है। साहित्यिक परंपरा और तकनीक के बीच यदि समन्वय हो जाता है तो स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ मानव निर्माण की दिशा में प्रगति होगी। अभी बहुत सारे माध्यमों से साहित्य का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस बात की भी जरूरत महसूस की जा रही है कि कालजयी साहित्य का निर्माण हो और साहित्य से जुड़ाव जो पूर्व में रहा है, अच्छे मानव निर्माण की दिशा में वह कायम रहे। भारतीय समाज व्यवस्था बहुत विशिष्ट रही है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच समरसता और आत्मीयता का भाव रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि तकनीक के विकास से नैतिकता में गिरावट आई है। अलगाव, आत्म केंद्रित भाव पैदा हो रहा है, जिससे समाज में विद्रुपताएं आ रही है। विडंबना है कि आधुनिक विज्ञान और उससे निकली प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही मानव जाति का प्रकृति से अपनेपन के भावनात्मक संबंध को तोड़ने लगती है, जिससे मानव व्यवहार और प्रकृति के बीच नीति अनीति का विचार तिरोहित हो जाता है। इस रवैये से मनुष्य प्रकृति के साथ साथ समाज से दूर और अलग थलग होने लगता है। तकनीकी की दौड़ में नैतिकता की कोमल भावनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तकनीक से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट से ऑटोमेशन बढ़ता है, जो मानव को मानवता से दूर ले जाता है। हमें अपने मूल से जुड़े रहना होगा, वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, संतोष प्राप्त होता है, शांति का अनुभव होता है। जरूरी है कि तकनीक और परंपरा के बीच हमेशा समन्वय स्थापित रहे। डॉक्टर सुधीर शर्मा और उनकी टीम को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। वास्तव में हम जिस साहित्य शिक्षा समाज को तकनीक और परंपरा के संदर्भ में देखने की, उस पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कोई एक नई बात नहीं है। वास्तव में ये मानना चाहिए कि मानव सभ्यता के हर युग में इस तरीके की बात उठती रही है। वास्तव में मानव सभ्यता में आदिकाल से समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। मानव ने 1 लाख सहस्राब्दियों के बाद आखेटक युग में शिकार के लिए पत्थर के औजार बनाना सीखा था और उसके साथ ही भाषा का विकास होता रहा। और फिर कुछ सहस्राब्दियों के बाद मानव ने चारागाह संस्कृति में प्रवेश किया। जब चारागाह संस्कृति आई, गोपालन बना, अलग अलग क्षेत्र में बने, तब फिर तकनीक का परिवर्तन हुआ, भाषा में भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद जब कृषि संस्कृति आई तो पूरी दुनिया में एक बड़ी क्रांति आई और सभ्यता का एक नया आलोक बिखरा था और इसके साथ ही भाषा का और साहित्य का उदय होना शुरू हुआ। ये कृषि संस्कृति कई हजार साल चली और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक सभ्यता आई, जब बिजली और भाप के उपयोग की बात आई, तो नई तकनीक आ गई और उसके बाद मानव सभ्यता में जीवन शैली में परिवर्तन आ गए और साहित्य में बड़े परिवर्तन आ गए। फिर
ये औद्योगिक सभ्यता ने पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रभाव डाला और वहाँ की भाषा में और साहित्य में भी अंतर डाला। औद्योगिक सभ्यता ने मानव श्रम के उपयोग के माध्यमों को रूपांतरित किया, उससे मानव सभ्यता का एक नया रूप आ गया। कोई 2 शताब्दियों तक औद्योगिक सभ्यता चली, उसके बाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना क्रांति के माध्यम से हमारी दुनिया ने सूचना युग में प्रवेश किया और सूचना युग में जिस तरीके से परिवर्तन आए ये कुछ दशाब्दियों तक ही चले। बात होने लगी ज्ञान युग की। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय मेधा ने इस सूचना क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके साथ ही वो अब ज्ञान युग में प्रवेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब जो बात हमारे सामने उपस्थित है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद पूरे समय मानव की कार्यप्रणाली, मानव सभ्यता, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और ये निश्चय ही भाषा को परिवर्तित करने वाला है और साहित्य को भी प्रभावित करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव सभ्यता को ऐसे कालखंड में पहुंचा दिया है जो कुछ वर्ष पहले तक किसी विज्ञान कथा के फैंटेसी के रूप में लगती थी। पर ये मान के चलिए कि टेक्नोलॉजी ने हर समय में, चाहे वो आखेटक युग में अपने आखेट के शस्त्र बनाने की बात हो या फिर चारागाह के काल में पशुओं को चराने के लिए साधनों की बात हो या फिर कृषि सभ्यता के काल में या फिर विज्ञान की प्रगति के साथ औद्योगिक सभ्यता में, हर बार टेक्नोलॉजी ने मानव सभ्यता को प्रभावित किया और उसके साथ ही साहित्य, शिक्षा और समाज को पूरी तौर पर रूपांतरित किया था और भविष्य में भी प्रभाव पड़ता जाएगा। आज हम एक बौद्धिक समाज का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें टेक्नोलॉजी सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व है और यह मान के चलिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उत्पन्न बौद्धिक उत्पाद और प्रणालियाँ हमारे जीवन को निरंतर संवर्धित करती रहेंगी। अब हम जिस स्थिति में हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो बौद्धिक उत्पाद आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो प्रोसेसेस आ रहे हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। इस बौद्धिक समाज में शिक्षा सबसे मजबूत स्तंभ है। बौद्धिक समाज में सबसे प्रभावकारी तत्व बौद्धिक क्षमता ही है। शिक्षा अब केवल पारंपरिक रूप में नहीं दी जा सकती। ये बात अलग है कि भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को बचा कर रखें, किंतु इन मूल्यों की रक्षा के साथ टेक्नोलॉजी से प्रेरित बौद्धिक क्षमता हमारा निर्देशन करती रहेगी। ऐसे समय में जब अनुसंधान, रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तब बौद्धिक समाज में साहित्य और शिक्षा पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखा जा रहा है। जीवन व्यवहार के प्राय सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर और उसकी टेक्नोलॉजिकल सार्थकता सिद्ध हो चुकी है और साहित्य और शिक्षा भी इससे अछूते नहीं है। लेखन के क्षेत्र में कंप्यूटर रूपी कलम आ गई है। यह स्थापित हो चुका है कि कंप्यूटर पर लेखन और संपादन सरलता से किया जा सकता है। इसमें समय और श्रम की बचत होती है। व्याकरण को शुद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ग्रामर चेक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने के लिए भी साधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट की सुविधा से ज्ञान के असीम आगार तक हमारी पहुंच हो गई है। इंटरनेट पर पुस्तकालयों का पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालय उपलब्ध है जहां लेखन और चिंतन की असीमित जानकारी मिलती है। इधर कोरोना महामारी के संकट ने लोगों को लॉकडाउन के द्वारा घरों में कैद कर दिया है। जैसे हर संकट और हर चुनौती विकास का एक अवसर देती है, उसी तरह लॉकडाउन ने भी एकाएक सभी वर्ग के लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट के सारा काम करने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण तथा विस्तृत व्यवहार का अवसर दिया है। जो मजदूर, लाखों करोड़ों मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, वे भी स्मार्टफोन के उपयोग कर रहे हैं और उसके में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे एक नई भाषा उभर कर आ रही। हमारे जीवन के अनेक कार्य व्यापार भी ऑनलाइन हो रहे हैं। अर्थात हमारी ज़िंदगी रियल से कहीं अधिक वर्चुअल हो गई है।
यह आभासी दुनिया अब हमारे जीवन की वास्तविकता बन गई है। ऐसे कालखंड में साहित्य का अध्ययन और अध्यापन भी आभासी दुनिया में साकार हो रहा है। हम सब जानते हैं कि सारे के सारे विश्वविद्यालय, सारे के सारे महाविद्यालय, सारे के सारे शिक्षा केंद्र इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हो, परीक्षा भी ऑनलाइन हो और उसके बाद लोगों का विश्लेषण भी ऑनलाइन हो। और जैसा कि मैंने अपना वक्तव्य की शुरू कहा कि आखेटक सभ्यता से लगाकर कृषि सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता और सूचना सभ्यता के युगों को पार कर हम ज्ञान युग में आ गए हैं, जिससे बौद्धिक समाज अब पूरी तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहा है। इसीलिए बदलते समय के साथ समाज बदल रहा है और भाषा बदल रही है और साहित्य भी बदल रहा है। हमारे जीवन शैली के सारे आयाम बदल रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में और सबसे तेजस्वी संस्कृतियों में से एक है, किंतु वह अपनी आर्यान्यक संस्कृति मूल तत्वों को सजाए हुए है और आर्यान्यक संस्कृति में भी बौद्धिक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। आर्यान्यक संस्कृति के तत्वों को जब हम वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रचालित बौद्धिक समाज की अवधारणा से सम्मिलित करेंगे, तब हम एक सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली को साकार करेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन, प्रौद्योगिकी और परंपरा का समन्वय हमारे समय का सच है और यही सच हमारी शिक्षा और हमारे साहित्य का आधार है। और जो हम देख भी रहे हैं इस समय, हम आपसे सारा का सारा वार्तालाप, सारा का सारा विमर्श हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है और इस कारण हमारी भाषा भी बदल रही है और साहित्य भी हमारा जो नया साहित्य आ रहा है उसमें इसी की चिंता आएगी। और ये मान के चलिए कि कोरोना ने एक ऐसे परिवर्तन को बहुत तेज कर दिया कि जहाँ पर हम मुद्रित शब्द से आगे बढ़कर जो स्मार्टफोन और इंटरनेट वाली प्रणाली में आने वाले भाषा और साहित्य की ओर बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। मुद्रित शब्द का महत्व कुछ कम हो रहा है, प्रकाशित साहित्य का महत्व कुछ कम हो रहा है और इसीलिए चिंता यह भी है कि हमें प्रकाशित साहित्य को भी बचाना है और प्रकाशन को भी बचा कर रखना है और यही हमारी चिंता का विषय है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद, स्मार्टफोन के उपयोग के बाद हमारी भाषा में परिवर्तन आते जा रहे हैं। भाषा का विज्ञान पूरा का पूरा बदलते जा रहा है और अब और भी आगे बदलेगा और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। और इसके आधार पर ही ये मान के चलिए कि हमारा पूरा का पूरा साहित्य भी एक नए रूप में आएगा और एक मान के चलना चाहिए कि ये हमारे जीवन की एक सच्चाई है कि जहाँ वर्चुअल ज़िंदगी ही वास्तविक ज़िंदगी बनती चली जा रही है। नमस्कार। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार साहित्य, शिक्षा, समाज, परंपरा और तकनीक विषय पे मैं कुछ अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं मूलतः रंगमंच का विद्यार्थी हूं और रंगमंच के माध्यम से मैं समाज को देखने और दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारी परंपरा, भारतीय संस्कृति और कला की परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही समृद्ध है, उतनी ही आधुनिक है और उतनी ही प्रयोगधर्मी है। और साहित्य का, समाज का और शिक्षा, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। कला और समाज, साहित्य और समाज, ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हम समाज से ही ग्रहण करते हैं और समाज को ही हम वापस उसे नए अर्थों में, नए संदर्भों में हम उसे लौटाते हैं एक नए माध्यम के द्वारा। आचार्य भरत मुनि ने प्रयोग की अवधारणा को माना है और बहुत ही स्पष्ट किया है।
इसीलिए हमारे प्रदर्शन को, हमारी प्रस्तुतियों को प्रयोग माना गया। अब यहाँ पे ये बहुत विस्तार पे जाने की चीज है कि एक्सपेरिमेंट और प्रयोग ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है। हमारी मान्यता, हमारी धारणा, हमारी अवधारणा प्रयोग को लेकर अलग है। अभिनव गुप्त कलाओं के विशेष संदर्भ में जब प्रयोग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी कला का दर्शकों के समक्ष प्रकटीकरण ही प्रयोग है। आज का जो हमारा समय है, आज जिस समाज पे, जिस समय पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अमूर्त सा समय है। हमारा जो समय है, अभी कोरोना काल चल रहा है और हम सब अपने अपने घरों में हैं, और हम जितने ज्यादा अपने घर पे रहेंगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और समाज में जब कोई उथल पुथल जब होती है तो उसका सीधा सा प्रभाव जो है वो हमारी कलाओं पे दिखाई देता है, हमारी कलाओं पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे पूरी दुनिया को प्रभावित किया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसने कला को भी प्रभावित किया, उसने अर्थतंत्र को भी प्रभावित किया, उसने राजनीति को भी प्रभावित किया। और कला के संदर्भ में जानते हैं कि उसने नए इज्म को पैदा किया, उसने एक नए इज्म को जन्म दिया, एक नए वाद को जन्म दिया। हमारा जो समय है, मैं फिर से वापस मैं इस समय पे आऊंगा कि तकनीक और परंपरा। कला विशुद्ध रूप से गुरु और शिष्य की परंपरा का जो शिक्षण है वो गुरु और शिष्य की परंपरा के रही है। और इस बात को लेकर हम गर्व महसूस करते हैं कि कम से कम कलाकारों ने उस गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखा हुआ है। लेकिन अब जो समय आया है उसमें मुझे लगता है कि तकनीक के इस नए प्रयोग को हमें अपनाना होगा, हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रदर्शन नहीं है बल्कि प्रदर्शन के साथ साथ शिक्षा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के इस नए माध्यम में तकनीक को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब मैं हमारी पूरी कला परंपरा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा है वो एक आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया है, जिसमें रस भी है, जिसमें रंग भी है, जिसमें लोकाचार भी है, जिसमें लोक परंपरा भी है और जिसमें विचार भी है। मैंने कहा कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात मैं कर रहा था और मैं ये भी कह रहा था कि किस तरीके से इज्म आए और किस तरीके से वाद आए, और समाज में कोई उथल पुथल होता है तो वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा समय है ना, ये एक तरीके से एक नए वाद, जहां ह्यूमनिज्म भी है, एक तरीके से आप देखिए कि ह्यूमनिज्म है, कम्युनिज्म है और भी तरह तरह की इज्म है, और इन सब के बीच में अब एक नया इज्म आ रहा है और वो है डेटाइज्म, कि हम सब डेटाबेस हो गए हैं। डेटा के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्धारित हो रहा है। तो ऐसे समय पे कला का प्रभावित होना, कला के माध्यमों में तकनीक को एक हद तक स्वीकार करना जरूरी है। और ये गहन विचार विमर्श का समय है कि कलाओं का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी संगोष्ठी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, और इस संगोष्ठी में कला के, परंपरा के, शिक्षा के, तकनीक के जो बहुत से नए माध्यम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये हमें कितना प्रभावित करती है, हमें कितने दूर तक लेके जाती है, इसमें गहन विचार विमर्श होगा। मैं बर्तोल्द ब्रेख्त की एक कविता के साथ मैं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बर्तोल्द ब्रेख्त कहते हैं कि अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में, अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में,
लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे ये देखने के लिए कि तुमने कितना अच्छा देखा। कोरोना कालखंड में सिर्फ साहित्य की किताबें पढ़ी गुनी ही नहीं जा रही हैं, दरअसल साहित्य जिया भी जा रहा है। मुझे लगता है कोरोना और किताबों का अघोषित रिश्ता जुड़ गया है। हाल ही में मैंने पढ़ा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी ने अवध का किसान विद्रोह, इतिहास की पुनर्व्याख्या, पूरबिया का लोक वृत्त वाया देश परदेश, इन्वेंटिंग द पीपल जैसी किताबें पढ़ी और लॉकडाउन में कामगारों के पलायन को भी समझने की कोशिश की। मुझे अच्छा लगा। इसी तरह मैंने भी अनुभव किया कि यह कालखंड स्वयं को समझने का अनोखा अवसर है। और फिर क्या, ओशो के कहे कबीर दीवाना से लेकर फादर कामिल बुल्के की राम कथा तक मूल रूप में पढ़ ली, लिखा भी खूब, और अपने YouTube चैनल पर कोरोना जागरूकता से लेकर हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के चुनिंदा फलसफों को अपलोड कर सारस्वत आनंद की अनुभूति की। दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षक पात्रता से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की नागरिक सेवा तक होनहारों के लिए वस्तुनिष्ठ और विषयगत जानकारी देने वाले धारावाहिक पॉडकास्ट से लक-दक वीडियो भी बनाए। उसका अलग परितोष मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। सच कहूं, कोरोना कालखंड ने मुझे कॉलेज के कालखंडों की घंटियों को घर बैठे निहायत निराले अंदाज में सुनने, गुनने और कुछ नया कर दिखाने का अनोखा अवसर प्रदान किया है। मित्रों, ये दौर है कि महामारी हमारी लापरवाही की कहानी कह रही है और साहित्यकार उस कहानी की समीक्षा कर रहे हैं। हमने अब तक सीखा आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हम अपनी आवश्यकता बढ़ाते गए। धीरे धीरे उसके बंदी भी बन गए। हमारी लेखनी का संसार लोगों के मेलजोल को वाणी देता रहा, किंतु इस कठिन घड़ी में दूरियां इलाज का पर्याय बन गई हैं। आज तक हम कहते रहे जिंदगी बनाना है तो घर से निकलो, पर यह एक ऐसा वक्त आया है कि हम कह रहे हैं जीवन बचाना है तो घर पर रहो। जाहिर है यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य के प्रतिमान भी इस दौर में बदल गए हैं। अब तो हमारा जीवन ही ऑनलाइन जैसा हो गया है। यह स्वयं को बचाने और स्वयं को बांचने का भी कालखंड है। निराशा घर ना कर ले, नकारात्मकता घेर ना ले, अवसाद के हम शिकार ना हो जाएं, इसके लिए साहित्य जगत लोगों को जगा रहा है। आभासी या डिजिटल दुनिया ही फिलवक्त रियल सी हो गई है, लेकिन यह आने वाले समय की साफ आहट भी है, तस्वीर भी है। इससे मुंह फेरना अब संभव नहीं है। पीछे मुड़कर देखा ही नहीं जा सकता। सूचना और संचार ही अब विचार व्यवहार का दूसरा नाम है। भावनात्मक दूरियां मिटाने वाली आभासी दुनिया वास्तविक दूरियों को चुनौती दे रही है। देश के बड़े प्रकाशन समूहों ने अपनी किताबें मुफ्त ऑनलाइन कर दी हैं। कोरोना पर शोध आधारित लेखन का सिलसिला चल पड़ा है। लोग कविताएं, कहानियां, शायरी, गीत सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। किस्से कहानियों का दौर सा चल पड़ा है। साहित्य सही माने में सबके हित में घर बैठे पहुंच रहा है। यह
अपना ध्यान रखकर मस्त रहने का समय साबित हुआ है। लोग अपने बचपन को याद कर रहे हैं। मजा तो यह है कि खुद को भूले कितने दिन हो गए, लोग उसकी भी याद कर रहे हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेश से भी लोग डिजिटल माध्यमों से शब्दों के ज्यादा करीब आ गए हैं। साहित्यकार के पास भाषा की ताकत है और संवेदना की संपदा भी। मुझे लगता है मानवता के पक्ष में इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकती।